अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जैद। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 12 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। अपनी वीडियोस में मैंने चैप्टर नंबर 9 तक और फिर चैप्टर नंबर 12 जो है वो अपलोड कर दिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके न्यू बुक के लिहाज से, न्यू सिलेबस के लिहाज से, न्यू पैटर्न के लिहाज से। ठीक है, तो अभी जो है हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 13 में हमने प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो है वो सारी डिस्कशन करनी है। ठीक हो गया। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन भी है और उसमें भी हमने पढ़ा है कि फर्स्ट नेम जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आ रहा है। तो अब ये चीज़ क्या होती है, ये क्या चीज़ है? अब जैसे कि हमारे चैप्टर नंबर 13 का नेम भी हमारे पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 में किसके बारे में बात करनी है? प्रोबेबिलिटी के बारे में। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि अभी तक 9th क्लास में आके इसको न्यूली पढ़ें। ठीक है, पहले उन्होंने शायद इसके बारे में इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व ना किए हो, लेकिन जो ऐसे बच्चे जो पंजाब का सिलेबस पढ़ रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल का सिलेबस पढ़ रहे थे, उनकी क्लास 8 में चैप्टर नंबर 5 के साथ 5.5 जो एक्सरसाइज है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही है। और जिन बच्चों को वो एक्सरसाइज आती है उनके लिए चैप्टर करना बहुत ज़्यादा आसान है। वो एक एक्सरसाइज जिसने की हुई है उसके लिए पूरे का पूरा चैप्टर सोल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक हो गया, इसलिए कहते हैं कि साथ साथ छोटी क्लासेस में जो भी चीज़ें आती हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अभी हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। अब देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड में यही सवाल होता है कि ये चीज़ कहाँ यूज़ होनी है, क्या है इनका रियल लाइफ में, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमारे ये डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऐसी चीज़ है जो हम रोज़ डेली बेसिस पे कोई ना कोई ऐसे काम में हम जो है इसको यूज़ करते रहते हैं। इसका अगर हम लफ्ज़ी मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है शायद। ठीक है, हाँ हो सकता है, मे बी, इस तरह के जो वर्ड है ना वो प्रोबेबिलिटी को ज़ाहिर करते हैं। अभी यहाँ से ये सारा इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ये वाला साइंटिस्ट है, मतलब ये मैथमेटिशियन है जिसने ये वाली हमें प्रोबेबिलिटी को मुतारफ़ करवाया था। ये सारा आप पढ़ सकते हैं अपने इंटरेस्ट की बेस पे। मैं अभी इसलिए नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मेरा मकसद है एक्सरसाइज सोल्व करवाना। तो जो चीज़ें एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है मैं बस अभी यहाँ पे वही बताऊंगी। ठीक हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को भी फाइंड करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है उसके फॉर्मूले की नीड पड़ती है। आपको पता है मैथ्स में हमें कोई भी काम करना है तो वो विदाउट फार्मूला नहीं होगा। तो बहुत आसान इसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब ये फेवरेबल आउटकम्स क्या है ये हम आगे इसको डिफाइन करते हैं। फिलहाल अभी आपने फॉर्मूला याद रखना है। देन हमारे पास आ जाता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा जी, ये हमें लाइन पढ़ के पता चल गई जी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के कितनी आउटकम्स आई हैं या कितनी आ सकती हैं, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के कितनी किस हद तक मुमकिन है कि इसकी आउटकम्स आए। क्लियर होगी। अब इसको सिंपल फॉर्म में बस आपने ये वाला याद रखना है, इतना सा, PA = NA/NS, यानी कि प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे एक जगह पे हमारे पास वो सेट का नाम आएगा जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। आगे ये आपकी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब मैं जाके आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी। अब एक तो मेन ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है अपने ये वाली एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए। दूसरी आपने यहाँ पे चीज़ देख लेनी है, लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हैं ना, हमें बस क्लियरली तौर पे ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी है क्या चीज़। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये वाली डेफिनेशन पढ़ लो। द प्रोसेस विच जनरेट्स रिजल्ट, ऐसा कोई भी काम जिसके ज़रिए हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आए कि टॉसिंग का कॉइन। जब आप अब क्रिकेट मैच हम देख ले हैं, वैसे डेली रूटीन में हम जब भी खेलते हैं तो हम टॉस करते हैं ना, तो टॉस करना भी एक प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी मुमकिन हो सकता है कि कौन जीत सकता है। उसमें पता होता है हमें, अगर हम कॉइन से कर रहे हैं तो हमें पता है कॉइन की सिर्फ 2 ही साइड्स है, या तो ऊपर वाली आ जाएगी या नीचे वाली, या हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, यही बात है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है रोलिंग है डाइस। एक डाइस को रोल, जैसे कि हम लूडो खेलते हैं, लूडो में हमारे पास एक डाइस होता है। ठीक है, अब मैंने उसको रोल कर दिया, ठीक है, फेंक दिया, तो उसके बाद क्या उसकी पॉसिबिलिटी है? उसकी सबसे पहली जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि उसमें 6 साइड्स हैं। तो उन 6 नंबरों में से कोई नंबर आएगा, उसके अलावा कुछ आ सकता है? नहीं, 1 से 6 तक के नंबरों में ही कोई नंबर आएगा जो कि हम कह सकते हैं कि आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या कहलाते हैं? ये प्रोबेबिलिटी कहलाते हैं कि हमें एक तो क्लियर पता हो कि ये है कितना,
ठीक है, और एक हमें पता हो कि इसमें क्या क्या आ सकता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी। होप सो कि आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी वाला वो क्लियर हो गया हो। उसके बाद हम आउटकम्स पे आ जाते हैं। अब ये आउटकम्स क्या होता है जी? आउटकम्स हमारे पास होता है द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स। के हम अब आपने टॉस किया है, टॉस करने के बाद हमारे पास हेड आ जाता है, तो हेड जो आया वो हमारा आउटकम्स है, यानी कि हमारे पास हमारा रिजल्ट आ गया, आउटपुट आ गई हमारी। उसके बाद है जी फेवरेबल आउटकम, एन आउटकम विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपन। फॉर एग्जाम्पल मतलब आप ये हैपन तक याद कर लें, बस आपने ये याद रखने की क्या चीज़ है कि अब जैसे कि आपने क्या किया, आपने एक जो यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है ना वो डाइस की दी है, ठीक है, लूडो के दाने की दी गई है, तो उन्होंने क्या है कि उसमें जो पॉसिबल आउटकम है कि उसमें क्या है 3 फेवरेबल। इसको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। वाइल टॉसिंग अ कॉइन देयर इज़ 1 फेवरेबल। अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही चांस होता है कि या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन जब हम एक डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास 3 आउटकम आने का जो है वो चांस होता है, और वो अगर हम 2 को लें, यानी कि हम मल्टीपल्स 2 के साथ करें या हम इवन नंबर ले लें, तो उसमें क्या क्या आ सकता है, उसमें या 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, ठीक है। यानी कि फेवरेबल आउटकम वो होती हैं जो आ सकती हैं, जो आई नहीं होती। जो आई होती है, जो रिजल्ट आपके पास होता है वो आउटकम्स होता है, और जो जो चीज़ें आ सकती हैं, हो सकता था काम, वो फेवरेबल आउटकम होता है। होप सो कि आपका इन दोनों के दरमियान जो कन्फ्यूजन पॉइंट था वो क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सैम्पल स्पेस और इवेंट। सैम्पल स्पेस हमारे पास बेटा होता है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस, यानी कि जितने भी मतलब पॉसिबल उसके जितना भी जिस हद तक मुमकिन हो सके उसका रिजल्ट जो आता है वो सारा सैम्पल स्पेस होता है, उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। और लास्ट बात हम कर लेंगे इवेंट की। तो इवेंट में हमारे पास होता है द सेट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट, ठीक है, कि जो रिजल्ट हमारे पास आ जाता है ना, एक्सपेरिमेंट हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, हमने जो है वो कॉइन को टास्क के तौर पे फेंक दिया और हमारे पास अब हेड आ गया, तो जो आ गया है वो अब हमारा क्या कहलाएगा, इवेंट। क्लियर। ओके जी, ये चीज़ें थी कुछ ऐसी जो कि आपके लिए एक दफ़ा पढ़ना, इनको रीड आउट करना, समझना, इनके दरमियान जो कन्फ्यूजन पॉइंट था आपका उसको क्लियर करना, ठीक है। अभी जो है आपका माइंड क्लियर हो चुका है इन चीज़ों के बारे में, तो हम जो है वो एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, और जब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे ना क्वेश्चंस के अंदर, तो फिर आपको आसानी से जो चीज़ अभी आपको समझ नहीं भी ना आई, मैंने ओरली बोल दिया, फिर भी आपको उसकी अच्छे से समझ आ जाएगी जब हम क्वेश्चन में जाकर उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं बैक आ गई हूँ क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले डिटेल से लिखा हुआ है अरशद रोल्स आर डाइस। अरशद ने जो है वो एक डाइस को रोल किया है विद साइड्स लेबल्ड, जो जिसकी एक मतलब उसके पास एक लूडो की तरह का दाना है और उसके 6 साइडों पे ना ये लिखा हुआ है LMNOPU। जैसे कि हमारे पास 1 2 3 लिखा होता है ना, इसी तरह उसके पास ये वाले नंबर्स लिखे हुए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट। हमारे पास वो वैल्यूज होती हैं जो कि वोवल्स नहीं होती। अब A to Z तक जो नंबर्स होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनमें 5 नंबर ऐसे होते हैं जो कि वोवल्स होते हैं, और बाकी जितनी ABC बचती है हमारे पास वो कॉन्सोनेंट में आ जाती है। अब ये जो नंबर हमारे पास गिवन है, इनमें से हमने कॉन्सोनेंट फाइंड कर लेना है। क्लियर। चलिए जब नोट्स पे चलते हैं तो यहाँ पे जाके हम इजीली और देख लेते हैं। क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि जो चीज़ें हमारे पास गिवन होती हैं ना उसको हमने सैम्पल में सेव करना होता है, तो ये एस में हमने चीज़ें सेव कर ली। हमारे पास था LMNOPU, ये चीज़ें मैंने 6 की 6 लिख ली। अब ये देखें नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं। नंबर ऑफ सैंपल का मतलब होता है कि हमारे पास सैंपल की कितनी वैल्यूज़ है, तो ये कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिख लिया। ठीक हो गया। अब हमने कॉन्सोनेंट इसका निकालना है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ना वो आप बस यहाँ पे देखो ये वाला P इंटू ए इक्वल N इंटू ए बाई N इंटू एस। अब आपको मैं एक कह लो हिंट कह लो या कोई भी चीज़ ऐसी कह लो कि मैं आपको याद रखने के लिए एक बात बता रही हूँ जिससे आपको फार्मूला नहीं भूलेगा, कि जो चीज़ें आपको गिवन है ना सारी की सारी, एस का मतलब सारी चीज़ें, ऑल ओवर सारी चीज़ें आपने बटे के नीचे लिखनी है, ओवर के नीचे, ठीक है। और जो चीज़ फाइंड करनी है ना, जो चीज़ हमें नहीं मालूम नहीं पता, ठीक है, वो हमने ऊपर लिखनी है, और ऊपर जो वैल्यू लिखनी है उसके अंदर जो नंबर आना है वो ही हमने प्रोबेबिलिटी के साथ लिख देना है।
समझ आ गया फार्मूला। अब इससे आसान तरीकों में जाके कोई भी आपको जो है वो फार्मूला नहीं समझाएगा कि प्रोबेबिलिटी के साथ ब्रैकेट में क्या आएगा जो हमने फाइंड करना है, और सबसे ऊपर भी वही आएगा जो हमने फाइंड करना है, और फिर नीचे हम क्या लिखेंगे, जितनी चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो अब इसके थ्रू भी हमने क्या करना है, अपने फॉर्मूले में अपनी चीज़ें ऐड कर देनी है। देखो NS हमने क्या रखा था 6, इसकी जगह पे 6 पुट कर दिया। NA हमारे पास 4 है तो इसकी जगह पे हमने 4 ऐड कर दिया। अब ये देखिए इनकी कटिंग हो सकती है 2 के टेबल से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 2/3। सो सिंपल। अच्छा जी, क्वेश्चन 1 तो सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में है हमारे पास, शाजिया थ्रो अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। शाजिया जो है वो पेयर यानी कि 2 डाइस, सिर्फ सिंगल नहीं 2 के 2 डाइस जो है उसने फेंके। वट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब आप बताएं इसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो क्या होगी, कि मतलब उसके दोनों डाइस पे क्या चांस है कि एक टाइम पे दोनों के ऊपर क्या नंबर आ सकता है। तो एक सबसे पहले हमने इसमें फाइंड करना है सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4, कि जो है आपने जो डॉट्स को सम करना है वो कम से कम 4 होने चाहिए। तो अभी बस पहले एक ही समझ लेते हैं क्योंकि एक हमने इसी को सॉल्व करना है, नहीं अगला भी पढ़ लेते हैं, मैंने आगे भी किया हुआ। प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। अच्छा पहले आप बता दो कम से कम वो डॉट बता दो जिसमें 4 आया हुआ। दूसरा वो बता दो जो 5 और 10 के दरमियान में आ सकते हैं। तीसरा आप बता दो कि जो इक्वल बोथ द डॉट्स इज इक्वल टू 4, वो बता दे जिनके डॉट्स जो हैं वो 4 के इक्वल हो। नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस, ये बता दें कि कम से कम पहले डाइस पे 5 आया हो। द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकेंड डाइस, तो ये बता दें कि दूसरे पे 4 आया। अब देखिए हमारे पास कितने डाइस थे, 2 थे, ठीक हो गया। अब एक डाइस के ऊपर भी हमारे पास 6 साइड्स हैं और दूसरे के ऊपर भी कितनी है, 6 साइड। 6 6 जा कितना आ गया, 36। अब पहले यहाँ इसका एक आ जाता है, इसका भी एक आ जाता है, फिर इसके एक के साथ इसका 2 भी आ सकता है, फिर इसके एक के साथ इसका 3 भी आ सकता है। इस तरह जो जो उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो जो चीज़ उसकी आ सकती है, आपने यहाँ पे 36 जो है इसके कॉलम बना लेने हैं कि मे भी पहले डाइस के ऊपर 1 1 हो सकता है दूसरे डाइस पे उसके साथ 1 आ जाए, हो सकता है दूसरे के साथ उसके साथ 2 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है। लूडो का डालना हमने फेंक दिया। अब एक के ऊपर हमने रखा है कि एक के ऊपर तो परमानेंट 1 आया हुआ है, तो हो सकता है दूसरे के साथ भी 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 या 6। फिर हम अगले पे गए कि हो सकता है पहले डाइस पे 2 हो, तो दूसरे के फिर साथ हमने लिख दिया कि हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3, इसी तरह, ठीक है। फिर हम 3 पे मूव कर गए कि मे भी पहले डाइस के ऊपर 3 आ जाए, तो 3 के साथ क्या आ सकता है, उसकी 6 ही साइड है, यहाँ तो 3 के साथ 1 आ जाएगा, नहीं तो 2 आ जाएगा, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6, यही चीज़ें आ सकती है ना। इस तरह कर के जो है आपने 6 जो है 6 तक, ठीक है, ये सारा डाटा बना लेना, आपने खुद बनाना है, क्लियर। अब बेटा जो हमने टेबल बनाया है उसमें हमारे पास कितनी वैल्यूज आई हैं, 36। अगर आपको यकीन नहीं ना तो आप ये 1 2 3 करके काउंट कर सकते हो। वैसे बेहतर तरीका ये होता है कि एक डॉट्स की भी 6 साइड्स हैं और दूसरे डॉट्स की भी 6 साइड्स हैं, तो 6 6 जा क्या आ गया, 36। तो हमें यहीं पे अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास जो हमारा टेबल आया वो कितना है, 36 का। अब अगर आपको याद हो तो पहली स्टेटमेंट हमने ये वाली पढ़ी थी कि सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4, ठीक है। वो बता दें कि ऐसे डॉट्स बता दें जिसमें कम से कम जो है वो 4 आया हो। अब आपने यहाँ पे काउंट कर लेना। अब जैसे कि इसका जो पार्ट नंबर 1 था उसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4, कि कम से कम हमें वो वाला सम चाहिए कि जिसमें आंसर जो है वो कम से कम 4 आए, ठीक है। 4 आना चाहिए, 4 से ऊपर कोई भी वैल्यू आ सकती है। अभी हमारे पास पूरे 36 जो हैं वो हमने सेट बना के लिख दिए हुए हैं। अब यहाँ पर अगर देखें हम तो 1 में 1 प्लस करें तो 2 बनता है, 2 में 1 ऐड करें तो 3 बनता है, अगर 3 में 1 ऐड करो तो 4 आ गया, सारे है ही 4 से ज़्यादा, ठीक है। अब जैसे कि ये आ जाता है 2 में 1 ऐड करो तो 3 बनता है। अब इनके अलावा ये पहले 2, ठीक है, और ये 2 1 जो है, इन 3 बॉक्स के अलावा ऐसा कोई भी ऐसा बॉक्स नहीं है जिसमें कि आंसर 4 से छोटी वैल्यू आए। समझा की बात। अब ये टोटल कितने थे, 36। 36 में से 3 निकाल दो, कितने बचे, 33, ठीक हो गया, 33 बच गए। तो अब जो हमने वैल्यू अपनी रखनी है NA, जो हम इवेंट रखेंगे वो हमारे पास क्या आ गया, 33। तो हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला ऐड किया। NA की वैल्यू क्या है, 33, पुट कर दी। NS का मतलब होता है सैंपल वैल्यू, यानी कि जो सारी हमारे पास गिवन होती है वो 36 है। तो 33 36 हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब क्योंकि इनकी कटिंग हो सकती है तो हम 3 से कटिंग कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3,
3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। सो 11/12 जो है वो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह हम जो है वो सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है प्रोडक्ट टू बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। क्लियर? क्या क्वेश्चन है? उन्होंने कहा है कि मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट का मतलब है कि मल्टीप्लाई करें बोथ डॉट्स, यानी कि पहली वाली वैल्यू और दूसरी वाली वैल्यू को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके वो वाली वैल्यू आनी चाहिए जो कि 5 और 10 के दरमियान में है। क्वेश्चन में हमें ये बिटवीन हमें बता रहा है कि 5 और 10 के दरमियान में आने वाली जो वैल्यू, 5 और 10 के दरमियान में क्या वैल्यू आती है? 5 और 10 के दरमियान में वैल्यू आती है हमारे पास 6 7 8 और 9। ठीक है, 6 से पहले 5 आ जाता है और 9 के बाद 10 आ जाता है। तो 5 और 10 के दरमियान में जो वैल्यू बनती है वो ये 4 वैल्यू बन गई। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हम आए दोबारा अपने ये सैम्पल पेपर पे, तो यहाँ पे हमने उन वैल्यूज़ को चूज़ करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 6 7 8 9 आए। क्लियर हो गया? तो इन सब को मल्टीप्लाई करते जाए, यहाँ पे आ जाते हैं। अब 6 1 ज़ा 6, तो एक हमारे पास ये हो गया। ठीक है, मार्कर ले लेते हैं, नहीं रेड सी कर लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है 2 3 ज़ा 6, ये आ गया। 2 4 ज़ा 8, ये भी ले लेंगे। 2 5 ज़ा 10 नहीं ले सकते। 2 6 ज़ा 12 नहीं लेंगे। 3 1 ज़ा 3 ले लिया। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये भी आ जाएगा। 3 4 ज़ा 12, समझ आ रही ना? हमने वो वाली वैल्यूज़ लेनी है जो कि 6 7 8 और 9, ये 4 वैल्यूज़ के जिनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो इन चारों में से कोई एक वैल्यू आंसर में आ जाए। उसी तरह यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। इसके अलावा ये 5 1 ज़ा 5 है और ये 6 1 ज़ा 6। ठीक हो गया? अब ये जिनको मैंने सर्कल किया ना, ये सारे हमने यहाँ पर लिख लिए। तो हमारे पास क्या आंसर आया? हमारे पास आया 6 1 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8 एंड 6 1 ज़ा 6। ये सारे बॉक्स जो है हमारे पास आ गए कि इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इनमें से कोई एक वैल्यू आ जाती है। तो ये हमने सोल्व किया क्वेश्चन ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन जब मैंने आपका आंसर चेक किया तो उन्होंने यहाँ पर 5 और 10 को भी अंदर ऐड किया। उसका मतलब फिर यहाँ पर बिटवीन नहीं होगा। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको यहाँ पे बिटवीन लिखा नजर आ जाता है तो हमें इसका बिटवीन से मतलब दरमियानी वैल्यू ना, 5 और 10 के दरमियान वाली वैल्यू। अब उसके थ्रू तो हमारे पास ये कितनी वैल्यू आई? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मैंने लिख दिया, मेरे पास ये 7 वैल्यूज आ गई। लेकिन क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग भी चलना है तो बुक वालों ने क्या किया हुआ है, 5 और 10 को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो फिर इसका मतलब होगा 5 से 10 तक की वैल्यू सबके डॉट्स को मल्टीप्लाई करो। तो अगर हम वो भी करें ना तो फिर हमारे पास ये 4 वैल्यूज जो है ना वो एक्स्ट्रा बनती हैं। अगर हम 5 और 10 को भी अंदर ऐड करें तो 1 2 3 4, ये भी 4 और 7 मिला कितनी टोटल अब हमारे पास एन बी क्या आएगा? 11। अगर सिर्फ बिटवीन को चेक करेंगे तो सिर्फ 7 आंसर बनता है। लेकिन अगर हम आपके बुक के थ्रू चलते हैं, आपके आंसर के थ्रू, क्योंकि आपका पेपर चेक होना है आपके बुक के पैटर्न से, तो इसलिए हमें ये इस करना ज़रूरी है कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे 11। अब सिंपल वही प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला ऐड कर देंगे। एन बी क्या है? 11, ये अब वैल्यू लेंगे ना हम। और एन एस सैम्पल वैल्यू वही ये वाली, एक दफ़ा ही हमने पूरे क्वेश्चन का सैम्पल फाइंड कर लिया ना, और वो कितना है? 36। तो ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में सबसे मज़े की बात ये होती है कि इसका कभी भी डिनोमिनेटर जो है सैम्पल वैल्यू वो चेंज नहीं होती। जो हमने एक की लगा ली वही हम बाकियों की लगाएंगे। तो ये क्या आ गया? 36। तो अब इनकी कटिंग नहीं हो सकती, तो ये हमारे पार्ट बी का जो आंसर है वो आ गया 11/36। थर्ड वैल्यू पे मूव कर जाते हैं। थर्ड वैल्यू पे लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द डॉट्स इज इक्वल टू 4। वो वाले डॉट्स लो जिनका डिफरेंस, जिन दो वैल्यू का अगर एक दूसरे के साथ माइनस किया जाए तो उनकी वैल्यू इक्वल टू 4 आए। स्टेटमेंट क्लियर होगी? अपने दोबारा सैंपल पेपर पे आ जाते हैं। अब यहाँ से हमने वो वैल्यू ढूंढनी है जिन दोनों को आपस में माइनस करो तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आए? 4। तो यहाँ से हम चलते जाएं, यहाँ पे आके मैंने स्टॉप किया है कि ये जो वैल्यू है 1 और 5 में से 1 निकाल दो 4 बच गया ना, चाहे 1 में से 5 निकाल दो, आपने माइनस प्लस नहीं देखना, आपने जस्ट देखना है कि 4 आना चाहिए, एग्जैक्ट 4। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते गए तो यहाँ पे आ गया 6 में से 2 निकाल दो 4 आ गया। उसके बाद जी यहाँ पर हम ढूंढते जाएंगे तो ये देखो 6 में से 2 निकाल दो तो क्या आ गया? 4 आ गया आपके पास, एग्जैक्ट 4।
तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ गई, जिसके थ्रू जो है हम एग्जैक्ट, यहाँ पे मैं मिस हुई ये वाली वैल्यू, 5 में से 1 भी निकाल लोगे तो 4 आ जाएगा। अब कितनी वैल्यूज़ है? 4 ऐसी वैल्यूज़ हैं जिन दोनों को एक दूसरे के साथ माइनस करेंगे तो हमारे पास हमारा एग्जैक्ट 4 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? एग्जैक्ट 4, क्योंकि स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि वैल्यू जो है वो इक्वल टू 4 आनी चाहिए। अगर पहले 2 डॉट्स को क्या किया जाए? माइनस किया जाए, डिफरेंस मीन माइनस किया जाए। तो अब जो चारों के ऊपर मैंने इस तरह सर्कल किया ना आपकी आसानी के लिए, ये 4 वैल्यू जो है हम थर्ड स्टेटमेंट में लिख लेंगे। तो अब एन सी हमारे पास, मतलब पहले देखें मैंने जब पहली स्टेटमेंट फाइंड की तो मैंने एन के साथ ए लिखा, तो वो हमने अपने खुद से नंबर देना होता है ना, हम ये जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी होती है उसका नंबर होता है, हमारे इवेंट का नंबर होता है। सेकंड स्टेटमेंट मैंने बी रख दिया, तो अब थर्ड में मैंने क्या रख रही हूँ? सी रख रही हूँ। इस तरह हम जो है अल्फ़ाबेट को लेके काम करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये ज़्यादा स्टेटमेंट होगी तो हम सी के बाद डी पे जाएंगे, फिर डी के बाद ई पे, फिर एफ पे, इस तरह से काम करेंगे। क्लियर? फार्मूला सेम ही रहेगा कि जो इधर वैल्यू होगी वो हमने इधर लिखनी है और नीचे हमारे पास सैम्पल नंबर आ जाएगा। क्लियर? अब हमें पता है सैम्पल नंबर हमारे पास 36 है और प्रोबेबिलिटी जो है एन सी की वो क्या आई है? 4। तो हमने 4 पुट कर दिया। अब ये हमारे पास आंसर है। अब क्योंकि इसकी कटिंग हो सकती है तो हमने कटिंग कर दी, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। तो ये हमारा फाइनल आंसर। सो सिंपल। ओके जी। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की लास्ट वाली वैल्यू है, लास्ट पार्ट है कि नंबर एटलीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस। क्या यहाँ तक हमें क्या समझ आई कि जो है पहला डाइस जो है उसके ऊपर 5 होना लाजमी है। पहले डाइस के ऊपर एटलीस्ट 5, यानी कि कम से कम 5 हो, 5 नहीं तो 6 भी हो सकता है। डाइस के ऊपर 6 ही नंबर होते हैं ना, 1 to 6। तो अगर 5 का होना लाजमी है, 5 तक होना ज़रूरी है, तो फिर 5 के बाद 6 ही बचता है। तो अब ये समझ लो कि पहले डाइस के ऊपर 5 और 6 होना ज़रूरी है, एंड देन नंबर एटलीस्ट 4 ऑन द सेकेंड डाइस। तो दूसरे नंबर के ऊपर जो है दूसरा डाइस है उसके ऊपर कम से कम 4 होना ज़रूरी है। 4 के बाद 5 और 6 भी हो सकता है। स्टेटमेंट समझ आई? क्लियर करें पहले, स्टेटमेंट अपने माइंड में क्लियर करें, देन क्वेश्चन आपको खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएगा। पहले डाइस के ऊपर 5 होना ज़रूरी है, सिर्फ 5 नहीं लिखा हुआ है, एटलीस्ट 5, तो 5 और 6, ठीक है। पहले डाइस के ऊपर 5 और 6 आ जाएगा और दूसरे डाइस के ऊपर जो है वो कम से कम 4 होना चाहिए, 4 के बाद 5 और 6 भी आ सकता है। तो हमने यहाँ पर वो वाले नंबर ढूंढने हैं जिनका आंसर, जिनके पहली वैल्यू जो है वो 5 या 6 हो। तो पहली वैल्यू हमने ढूंढनी है जो कि 5 या 6 हो। तो ये 5 6 में मिलेगा। ये देखो पहली वैल्यू हमने वो लेनी है जिसका 5, अब 5 तो ये भी है, 7 1 है, लेकिन हमें दूसरी कौन सी चाहिए? दूसरी भी शर्त ये है कि वो कम से कम 4 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे मूव किया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। कि इस ये पूरी शर्त पे पूरा उतरिए कि पहली वैल्यू 5 है, एटलीस्ट 5, और दूसरी वैल्यू एटलीस्ट 4 है। उसके बाद ये भी मूव हम चलते हैं कि पहली वैल्यू 5 होनी चाहिए और दूसरी एटलीस्ट 4 होनी चाहिए, यानी कि 4 के ऊपर 5 6 भी हो सकती है। फिर ये भी हम ले सकते हैं कि पहली वैल्यू 5 है और उसके बाद दूसरी वैल्यू जो है एटलीस्ट 4, यानी कि 5 4 6 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम आए तो पहली वैल्यू का जो है वो 5 होना जरूर, एटलीस्ट 5, यानी कि 5 के बाद 6 भी आ सकता है और दूसरी वैल्यू हमारे पास 4 भी हो सकती है। और उस तरह ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं जो कि स्टेटमेंट पे पूरा उतर रही हैं। और सिर्फ एक स्टेटमेंट को नहीं देखना, अपने दोनों को देखना है कि पहली वैल्यू पे या तो 5 6 हो और दूसरी वैल्यू पे 4 5 6, इन तीनों में से कोई एक नंबर हो। तो वो ये 6 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। मैंने इनको डबल हाईलाइट कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये मैंने अब प्रोबेबिलिटी डी दे दी, पहले ए फिर बी फिर सी और अब डी। क्लियर हो गया? अब ये सारे वो नंबर आ गए हैं जी जो कि इस प्रोबेबिलिटी पे, इस कंडीशन पे पूरा उतरे हैं। हम कितने थे? ये 6 है, तो मैंने अब जो प्रोबेबिलिटी डी है उसको कितना नंबर दे दिया? 6। जो ये होता है ना इवेंट नंबर, हमने यहाँ पे वही देना होता है। सेम हमें अपना फॉर्मूला होता है पी डी इक्वल टू नंबर, ये यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डी है तो यहाँ पे भी डी आ जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास 36 है और ये प्रोबेबिलिटी डी हमारे पास 6 आई है। तो 6 1 ज़ा 6 6 6 ज़ा 36। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया? 1/6। क्लियर हो गया? होप सो कि आपका जितना भी कन्फ्यूजन पॉइंट था वो सारा क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं वीडियो एंड कर दूंगी और बाकी इसके जो क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है 1 अल्फाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम,
ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कोई गेम खेल रहे हैं, मैंने आपसे कहा था ना कि हम जो चैप्टर है ये गेम के लिए एक एज अ गेम समझ के खेलेंगे, जैसे कि डेली रूटीन में हम जो काम करते हैं ना वही सारी इसमें रिपीट होंगे। जैसे लूडो खेल ली, कोई टॉस कर लिया, कोई रैंडमली आंखों पे ज़्यादातर ये होता है कि हम क्या करते हैं जब हमारे पास टाइम हो, सारे सिबलिंग्स वगैरह कजन्स इकट्ठे हों, तो आंखों के ऊपर पट्टी वगैरह बांध के कोई ऐसी गेम खेल लेते हैं, आप ये वाला कार्ड पकड़ो या ये समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा है कि कोई भी रैंडमली जो है आपने एक वर्ड उठा लिया, वो वर्ड कौन से थे, मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। अब आप ये सोच लो कि आप इकट्ठे बैठ के ना कोई एक गेम खेल रहे हो, तो उसमें से एक बंदे की आंखों पे ना आपने पट्टी बांध ली है, ठीक है, और ये नंबर है, ये आपने अल्फ़ाबेट्स लिख के अपने पास रख लिया और अब आपने उसको कहा है कि इसमें से ना कोई भी एक रैंडमली नंबर उठा लो। अब जो उसने कोई एक नंबर इसमें से उठा लिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आ गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब ये यहाँ तक हमारे पास सैंपल वैल्यू आ गई ना कि जो चीज़ हमें गिवन होती है वो हमारा सैंपल होता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ गेटिंग। अब हमने प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की फाइंड करनी है, जो चीज़ हमें दी गई है, गेटिंग की, जो चीज़ हमें हमारे पास है, ठीक है। अब सबसे पहले उन्होंने कहा है वोवल। तो अब ये जो नंबर्स दिए गए हैं ना, इसमें से हमने वोवल्स की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि मे भी जिस बंदे को आपने कहा है कि इसमें से वर्ड पकड़ो, उसने वोवल पकड़ लिया, ठीक है। तो अब इनमें से वोवल क्या है, वोवल इनमें से आ जाता है जी एक तो ये 1 2 3 4, कितने वोवल्स आए, 4। तो अभी अब पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहले को जो नाम देंगे हम ए ही देंगे। अब सैंपल का मतलब होता है जितनी वैल्यूज गिवन हो वो सारी हम ऐड कर लें। तो अब हम काउंट करते हैं यहाँ पे कितनी गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब टोटल हमें जो नंबर अल्फ़ाबेट्स गिवन है वो है 11, तो वो हमारे टोटल वैल्यू जो होती है वो सैंपल में चली जाती है। और जिस चीज़ की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है वो इवेंट में आ जाती है, तो वो क्या है 4। कैसे हुआ कि हमने इसमें काउंट किया कि हमारे पास जो वोवल बचते हैं, जो वोवल आए हैं वो 4 हैं, तो हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी का सिंपल फार्मूला लगाया, जो पीछे हमने क्वेश्चन में रट लिया हुआ फार्मूला में आ गया है कि NA/NS, ठीक है। तो ए की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है वो ऊपर लिख ली और जो सैंपल वैल्यू वो नीचे लिख ली, क्लियर। और अब हमें इस बात का 100% श्योरिटी मिल गई है कि इनके जो है वो बटे वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, ओवर वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अब हमें क्लैरिटी मिल गई कि सबके नीचे 11 ही आना है। अब यहाँ पे हमने कॉन्सोनेंट फाइंड करना है। तो कॉन्सोनेंट हमने पिछले सवाल में भी पढ़ा है, पहले सवाल में कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर ऐसे अल्फ़ाबेट जो कि वोवल नहीं होते। अब देखें हमारे पास A to Z जो है वो ABC है, ठीक है, अल्फ़ाबेट है। अब इनमें 5 ऐसे नंबर होते हैं जो कि वोवल्स हैं, और 5 के अलावा बाकी जो बचते हैं सारे वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ये आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, ग्रामर में मेरा ख्याल है। अच्छा जी, तो अब कॉन्सोनेंट फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखो टोटल 11 थे, 11 में से 4 जो वावल निकल आए, तो पीछे कॉन्सोनेंट कितने बचे, 7, ठीक है। इतना तो हमें आता ही ना, अभी हम इतने भी नहीं गए गुजरे कि हमें इतनी सी कैलकुलेशन ना आए। अच्छा जी, अब हमने काउंट कर लिया, फिर भी अब काउंट कर लें जी। NB हमारे पास, पहले को A का नाम दिया, दूसरे को B दे देंगे। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 7 की। टोटल वैल्यू क्या है, 11। तो ये प्रोबेबिलिटी हम ऊपर लिखेंगे और NS वाली वैल्यू नीचे लिख देंगे, तो 7/11 हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो सिंपल, ठीक है। बहुत मजे का चैप्टर है। अब इसको ऐसे ही पढ़ें जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं, तो फिर ये आपको जो है ये ज़्यादा मजे का लगेगा। अगर बहुत समझ के करोगे, काम समझ के करोगे, तो फिर थोड़ी सी जो है आपको मुश्किल हो सकती है। यहाँ पे जो है वो A होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा ख्याल है या बुक के ऊपर गलती है या लिखते वक्त गलती हुई है। थर्ड वैल्यू जो है वो हमारे पास A की है, तो यहाँ पर जब हम NC पे A फाइंड करेंगे, समझ आई बात। अब एक बंदा है, उसने A उठा लिया, ठीक है। अब A वाला कार्ड उसने लिया, तो हम अपने मैथमेटिक्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने पूरा मैथमेटिक्स चेक किया, यहाँ पे A कितनी दफ़ा आया है, 1 टाइम आया ना। तो हम जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करनी है उसको हमने 1 रखा है, और टोटल वैल्यू हमारे पास 11 है, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/11। याद रखना है कि ये A की प्रोबेबिलिटी है 1/11, किसकी, A की, क्योंकि मैथमेटिक्स में A ही 1 टाइम आया है। उसके बाद यहाँ पर अब हम E की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में E जो है वो 2 दफ़ा आया है, तो इसलिए D जो है हमने 2 रखा है, सैंपल वैल्यू 11, तो इसका आंसर आ गया 2/11। यहाँ पे देखो ना, E 2 टाइम है 1 and 2, इसलिए E की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी, 2 आएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है M, नॉट M। अगर M लिखा आता है ना तो हम काउंट कर लेते हैं वहाँ पे जी, मैथमेटिक्स में M कितनी दफ़ा है, तो सिंपली उसकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा है नॉट M, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जब आपको क्वेश्चन ये सोल्व कराना शुरू करवाया था ना काम, तो मैंने यहाँ पे नॉट का फॉर्मूला आपको नहीं था बताया। तो पेज नंबर 246 पे आप आ जाओ, वहाँ पर ये नॉट इवेंट अकरिंग वाला जो है वो फॉर्मूला है,
तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जैसे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं ना, ये प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला है, पी ए आगे हो जाएगा NA/NS। तो ये फाइंड करके इसको 1 में से माइनस कर लिया करें, तो वो मतलब हो जाता है नॉट एक, ठीक है। अब ये एक हमने नॉट इस तरह से फाइंड करना है इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले की मदद से मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब क्योंकि ए वहाँ ए था तो ए लगा हुआ था, अब यहाँ पे एम है तो हमने दोनों तरफ एम लगा दिया। अब ये फॉर्मूला तो हमें आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमारे पास ये P इंटू एम की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एम की वैल्यू होनी चाहिए। अब इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी एम कितनी दफ़ा आया है हमारे मैथमेटिक्स में, तो एम 1 एंड 2 टाइम आया ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2/11। 11 कहाँ से आया, ये सैम्पल वैल्यू आ गई NS, और ये हमारे पास NM आ गया, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 2/11। अब नॉट के लिए हमें ये वाला 1 लिखा और इसकी जब इसकी वैल्यू लिख दी 2/11। अब 11 को हमने कॉमन ले लिया, तो 11 1 से 11, 11 में से 2 गया तो 9/11। तो ये हमारे पास नॉट प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, एम की, एम नॉट की, ठीक है। नॉट को आप इस तरह लाइन डाल के भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो एम नॉट आ गया 9/11। अब इसी तरह से सेम टू सेम जो है नॉट टी हमने फाइंड कर लेना, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। पहले पी टी फाइंड कर लेंगे। पी टी फाइंड करने के लिए पहले हम चेक करेंगे टी कितनी दफ़ा आया हुआ। तो यहाँ पे दोबारा मैथमेटिक्स में आ जाएंगे, यहाँ पे टी काउंट कर लेंगे। टी जो है हमारे पास 2 टाइम आया हुआ है, तो टोटल वैल्यू कितनी थी 11, तो 2/11 टी भी आ जाएगा। अब 1 में से इसको माइनस कर लेंगे 11 1 से 11 में से 2 जाएगा तो 9/11। तो एम नॉट और टी नॉट जो है तकरीबन जो है वो तकरीबन क्या सेम टू सेम 100% एक जैसी इनकी प्रोबेबिलिटी है। देखें 9/11, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 3 जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई ऐसा पॉइंट रह गया हो जो मैंने अच्छे से डिस्क्राइब ना किया हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।